हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका 30 नवंबर को जो आपका डीएलएड का एग्जाम हुआ था उसके टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन के 50 क्वेश्चंस को। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सेट ए है और इनके क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगी। ओवरऑल क्वेश्चंस सही थे, बट कुछ क्वेश्चंस जो थे यहाँ पर डिफिकल्ट बनाने की कोशिश की गई थी। उनके ऑप्शंस में भी बहुत सारे ऑप्शंस जहाँ दिए गए थे, तो वहां पर थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल जरूर इंक्रीज हुआ है। बट जो पेपर है इसमें आपके 2-3 टॉपिक्स मुझे यहाँ पर नए भी दिखे जो अभी तक नहीं पूछे जाते थे, जैसे एनसीएफएससी से पूछा गया है। आरपीडीडब्ल्यू एक्ट के बारे में यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो कुछ मायनों में पेपर हल्का सा डिफरेंट जरूर था, बट डिफिकल्ट नहीं था। पेपर में जो भी हमने डिस्कस किए थे, मैराथन क्लासेस में भी कई क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे, वो वैसे के वैसे ही आ गए थे। इसके अलावा मॉक टेस्ट आपने किए होंगे, मॉक टेस्ट में भी क्वेश्चंस जो थे हमने काफी सारे कवर किए थे। क्विक रिवीजन में भी जो वीडियो में मैंने आपको बताए थे, कई क्वेश्चंस वहां से भी आए थे। तो हमने जिस हिसाब से इसके बारे में सोचा था कि पेपर आना चाहिए, पेपर उसमें से क्वेश्चन वैसे ही बने थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को छोड़ दें तो अब डिस्कस कर लेते हैं हम। ऑडियो विजुअल एड्स आर आल्सो कॉल्ड, क्वेश्चन नंबर 151 है, हार्डवेयर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, सॉफ्ट स्किल टेक्नोलॉजी या ऑल ऑफ द अबव। तो वैसे देखिए आपका ऑडियो विजुअल एड्स में हम अगर जैसे ब्लैक बोर्ड की बात करें तो हम ब्लैक बोर्ड को कहते हैं कि वो क्या है, अपने आप में एक हार्डवेयर है और उस पे जो लिखी हुई इंफॉर्मेशन है वो सॉफ्टवेयर है। ठीक है, लेकिन ऑल ऑफ द अबव हम नहीं कर सकते कि सॉफ्ट स्किल में ये नहीं आता। तो आपका जो ऑडियो विजुअल एड है वो आपका किसके अंतर्गत आता है? हार्डवेयर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। आपके टीचिंग एड जो है हार्डवेयर शैक्षिक तकनीकी में आते हैं, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 152 देखेंगे, ब्लैक बोर्ड इज सेड टू बी द राइट हैंड ऑफ द टीचर बिकॉज। अब थोड़ा सा घुमा हुआ क्वेश्चन है, तो यहाँ पर अगर हम ब्लैक बोर्ड की बात करें तो यहाँ पर पहला है, इट अराउजेस द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट। बी ऑप्शन है, इट कैन परमिट क्विक चेंज एंड रीअरेंजमेंट ऑफ द राइटिंग एंड ड्राइंग डिस्प्लेड ऑन इट। इट हेल्प्स टीचर्स एंड स्टूडेंट्स टू रिड्यूस स्पेलिंग मिस्टेक्स, ऑल ऑफ द अबव। तो कहीं ना कहीं ये तीनों ही ऑप्शन सही लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कि बच्चों के अंदर इंटरेस्ट जगाता है, बिल्कुल, क्योंकि ब्लैक बोर्ड एक टीचिंग लर्निंग एड है और टीचिंग एड्स का काम बच्चों के अंदर इंटरेस्ट जगाना होता है, तो ए ऑप्शन सही है। ऑब्वियसली ब्लैक बोर्ड पे जो रिटन वर्क होता है उसको आप रब करके आप फिर से चेंजेस भी कर सकते हो, तो परमिट करता है आपको क्विक चेंज के लिए। और टीचर्स और स्टूडेंट्स को स्पेलिंग मिस्टेक कम करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि यहाँ पर टीचर्स जो है सिर्फ बोल कर नहीं बता रही, अगर टीचर्स जो है वो जो आपकी स्पेलिंग्स है उसको लिख भी दे करेक्टली, तो बच्चे भी जो है करेक्ट स्पेलिंग्स ही सीखते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए। क्वेश्चन 153 को देखेंगे, द सिस्टम ऑफ एजुकेशन दैट कॉल्स फॉर प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरी चाइल्ड फॉर ऑप्टिमल डेवलपमेंट इज कॉल्ड। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जो सभी को समान अवसर प्रदान कर रहा है ताकि सभी बच्चे जो हैं अपने एबिलिटीज के अकॉर्डिंग प्रॉपर्ली डेवलप कर पाएं। हमें पता है ये इंक्लूसिव एजुकेशन सेटअप है। इंक्लूसिव एजुकेशन सेटअप, समावेशी शिक्षा प्रणाली। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द बिहेवियर ऑफ अ टीचर इज डोमिनेंस, डिसिप्लिन, सिंपैथी, पेशेंस। अगेन अब ये क्वेश्चन इस तरीके का है ना जिसमें कई बार जो है आंसर ऑफिशियल की में कुछ अपने हिसाब से भी आ सकता है, बट मुझे जो यहाँ पर सही आंसर लग रहा है वो आंसर आपका सिंपैथी यानी सहानुभूति होना चाहिए। क्वेश्चन 155 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्कवरी लर्निंग। ठीक है, खोज अधिगम की विशेषता नहीं है पूछा है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपोजिटरी टीचिंग, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्कवरी विदाउट डायरेक्शन, टीचर डज नॉट गिव रीइंफोर्समेंट, नन ऑफ दीज। तो अगेन अब इस तरीके का जो क्वेश्चन है जिसमें नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक पूछा है, तो यहाँ पर आपका जो एक्सपोजिटरी टीचिंग है ना, एक्सपोजिटरी टीचिंग यानी व्याख्यात्मक शिक्षण में टीचर जो है आपको लेक्चर देती हैं, फैक्ट्स वगैरह सब बताती हैं, तो टीचर यहाँ पर जो है सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, जबकि डिस्कवरी लर्निंग में जो है स्टूडेंट एक्टिव होता है, स्टूडेंट खुद से खोज करता है, तो ए इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं हो सकती। ठीक है, तो सही ऑप्शन यहाँ पर ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 156, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की एलिमेंट्स दैट इनेबल इफेक्टिव पेडागोजी इन क्लासरूम? Building a positive relationship between teacher and student, ensuring respect and care, using differentiated instructions, providing opportunities for independent and collaborative work। तो एक आप प्रभावशाली आपका शिक्षण, उसको आप क्या बताएंगे? टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो है पॉजिटिव रिलेशनशिप बनता है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट और केयर की भावना आती है यहाँ पर। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन मतलब स्टूडेंट के नीड्स के अकॉर्डिंग, जैसे आपके पास अलग अलग कैटेगरीज के स्टूडेंट्स हैं, आप उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेंगे। और इसके अलावा बच्चों को स्वतंत्र रूप से और सहयोगात्मक रूप से कार्य करने के अवसर प्रदान करेगी। तो ये सभी है यहाँ पर, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होना चाहिए ए ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका, पनिशमेंट इज गिवन। ठीक है, पनिशमेंट क्यों दी जाती है? दंड दिया जाता है टू स्टॉप द रिपीटिशन ऑफ रॉन्ग बिहेवियर,
टू एस्टैब्लिश डिजायर्ड बिहेवियर, टू टीच अ लेसन, नन ऑफ द अबव। मेरे हिसाब से इसका आंसर ए होना चाहिए, टू स्टॉप द रिपीटेशन ऑफ रॉन्ग बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 158 देखेंगे। मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इवैल्यूएशन इज द इवैल्यूएशन प्रोसेस एक्ट्स एज अ रीइंफोर्समेंट फॉर बोथ टीचर एंड स्टूडेंट। इवैल्यूएशन इज ओनली क्वांटिटेटिव। ऑब्जर्वेशन इज नॉट अ मेथड ऑफ इवैल्यूएशन। तो यहाँ पर सही आंसर आपका होना चाहिए ए। जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है वो रीइंफोर्समेंट या पुनर्बलन की तरह कार्य करता है टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए ही। ठीक है, इवैल्यूएशन के प्रोसेस में स्टूडेंट का तो इवैल्यूएशन होता ही है, टीचर भी अपनी टीचिंग को रिफ्लेक्ट अपॉन करती है कि उनका पढ़ाया हुआ जो टेक्निक्स वगैरह उन्होंने यूज की थी वो कितनी सही है या कितनी गलत है, ताकि अगले बार वो क्लासरूम टीचिंग करते वक्त इन चीजों में सुधार ला सके। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका ए सही होना चाहिए, क्योंकि इवैल्यूएशन क्वांटिटेटिव नहीं होता, क्वालिटेटिव होता है। ठीक है, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप मार्क्स ही प्रोवाइड करें, कभी कभी आप इसमें जजमेंट देते हैं और ऑब्जर्वेशन से आप इवैल्यूएशन नहीं कर सकते। ऑब्जर्वेशन भी एक टेक्निक होती है इवैल्यूएशन की। तो मेरे हिसाब से आंसर यहाँ पर ए होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 159। व्हाट इज योर रोल एज अ टीचर इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स, टू हेल्प देम इन मेमोराइजिंग द कॉन्सेप्ट, to be sensitive towards experiences of each child, refusing to ask question repeatedly to students who ask questions repeatedly, relating school activities to real life। अब यहाँ पर आपसे कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज की बात हो रही है और इसको हमने डिस्कस भी किया था आपके क्विक रिवीजन वाले में भी, कंस्ट्रक्टिविज्म को। देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पर बच्चे क्या होते हैं, बच्चे अपनी नॉलेज खुद से क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, टू बी सेंसिटिव टुवर्ड्स एक्सपीरियंसेस ऑफ ईच चाइल्ड, ये ऑप्शन आपका सही है, आप मेमोराइजिंग नहीं करवाएंगे। दूसरा, रिफ्यूज नहीं करेंगे क्वेश्चन पूछने से, यानी कि आपका फोर्थ वाला ऑप्शन देखेंगे, रिलेटिंग स्कूल एक्टिविटीज टू रियल लाइफ, ये भी सही है। तो सेकंड और फोर्थ आपका सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा आना चाहिए, बी ऑप्शन। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 160। What things should be kept in mind while preparing homework? ठीक है, तो होमवर्क प्रिपेयर करते वक्त आपको कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, बिल्कुल आप ऐसा होमवर्क देंगे जिससे आपके जो शिक्षण के उद्देश्य हैं वो प्राप्त होने में सहायता मिले। सिलेबस और टेक्स्ट बुक्स होनी चाहिए। इसके अलावा आपका टीचिंग मेथड को आप इतना यहाँ पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि बच्चा यहाँ पर खुद से काम करेगा, होमवर्क है उसका, वो घर पे करने वाला है। फिर मेंटल लेवल ऑफ स्टूडेंट, बिल्कुल इसका ध्यान रखना चाहिए, और इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड्स ऑफ स्टूडेंट, इस पे भी ध्यान देना चाहिए। तो 1, 2, 4 और 5 आपका आंसर होना चाहिए। 1, 2, 4 और 5 आपका सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 161। Which of the following are the characteristic of a reflective teacher? एक चिंतनशील अध्यापक की क्या विशेषताएं? इंटेलिजेंस, स्मार्टनेस, अकाउंटेबिलिटी, ओपन माइंडेडनेस, सोशल अवेयर एंड सोशली अवेयर एंड कोऑपरेटिव, गुड रिसर्चर। तो ये सारी ही कैरेक्टरिस्टिक एक चिंतनशील अध्यापक की होती हैं, तो यहाँ पर ये सब आनी चाहिए। ये ऑप्शन करेक्ट है, 1, 2, 3, 4। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 162। Why is syllabus necessary in school? इस क्वेश्चन में ना मुझे थोड़ा-सा यहाँ पर डाउट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश में इन्होंने सिलेबस लिखा है, ठीक है? और हिंदी में इन्होंने पाठ्यक्रम लिखा है। पाठ्यक्रम एक्चुअली इंग्लिश में करिकुलम होता है, और करिकुलम में ना आपकी सारी ही चीज़ें आती हैं, करिकुलर और को-करिकुलर एक्टिविटीज़ दोनों। और सिलेबस में सिर्फ आपकी क्लासरूम टीचिंग में जो आपका करिकुलर वर्क होता है ना, वही वाला आता है। तो अब ऑप्शंस हम किसके हिसाब से देखेंगे? पहले ऑप्शंस एक बार चेक कर लेते हैं। यह विद्यालय के समुचित संचालन में सहायता करता है। यह कक्षा शिक्षा को नियंत्रण में रखता है। यह शिक्षक को अपने शिक्षण की योजना व्यवस्थित रूप से बनाने में सहायता करता है। उपरोक्त सभी। तो पाठ्यक्रम की अगर हम बात करें तो करिकुलम में तो आपका बिल्कुल डी ऑप्शन आना चाहिए, कि करिकुलम में आपकी सभी बातें सही हो जाती हैं। ठीक है, ये शिक्षक को शिक्षण की योजना बनाने में भी सहायता करता है, आपकी कक्षा शिक्षा को नियंत्रण में रखता है, और यह विद्यालय के समुचित संचालन में सहायता करता है। ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट है, अगर हम इसे करिकुलम लेके चलें। ठीक है, और अदरवाइज हम सिर्फ इसे अगर सिलेबस में लेके चलते हैं तो सिलेबस के हिसाब से यहाँ ऑप्शन सी जो है वो आपका सही हो सकता है। क्वेश्चन 163। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट्स द मेजर शिफ्ट इन टीचिंग लर्निंग फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न? ठीक है, तो अगर हम देखें निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प परंपरागत शिक्षण से आधुनिक शिक्षण की ओर प्रमुख बदलाव की ओर इंगित करता है? शिक्षार्थी केंद्रित से शिक्षक केंद्रित की ओर, शिक्षार्थी की प्रगतिशीलता से शिक्षार्थी की ग्राह्यता की ओर, शिक्षक के निर्देशों और निर्णय से शिक्षार्थी की स्वायत्तता की ओर, या समझ आधारित अधिगम से रटंत सीखने की प्रणाली की ओर। तो आप देखो ए बी आपके ऑप्शन जो भी हैं, जहां पर लर्नर से टीचर सेंटर हो रहा है, और ये हम नहीं चाहते हैं। ठीक है, आज का जो मॉडर्न एजुकेशन की अगर हम बात करें तो वहां पर
बच्चों को ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जाती है, बच्चों को डिसीज़न लेने की वहाँ पर स्वतंत्रता दी जाती है। तो टीचर डायरेक्शन डिसीज़न से लर्नर ऑटोनॉमी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 164। सम इंपॉर्टेंट मोड्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आर। ठीक है, तो गैर मौखिक संप्रेषण की बात हो रही है यहाँ पर। ये भी मैंने क्विक रिवीजन में आपको करवाया था कि गैर मौखिक मतलब आप जब शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो फेशियल एक्सप्रेशन आपका इसमें आएगा, लैंग्वेज ऑफ आईज भी आएगा, बॉडी लैंग्वेज भी आएगा, साउंड सिंबल्स भी आएगा। तो 164 का आपका आंसर क्या होना चाहिए? ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए, डी। क्वेश्चन नंबर 165, ये भी हमारा सीधे आपका जो करवाए हुए थे प्रिंसिपल सिद्धांत, उसी में से उठकर आ गया है। तो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन आपका होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी भी होता है, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड रिक्रिएशन भी होता है, प्रिंसिपल ऑफ रिजेक्शन नहीं होता। ठीक है, अस्वीकृति का सिद्धांत सही नहीं है। तो क्वेश्चन जो था आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल, तो आपका सी ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट टीचर बिहेवियर। ठीक है, अब इसमें से डायरेक्ट टीचर बिहेवियर कौन सा नहीं है? ऑप्शन यहाँ पर दिया है आपको, प्रेजिंग और एनकरेजिंग, गिविंग लेक्चर, गिविंग डायरेक्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हम डायरेक्ट टीचर बिहेवियर की बात करें यहाँ पर, तो ये सभी टीचर ही यहाँ पर कर रही हैं, लेक्चर भी देंगी, डायरेक्शन देंगी, तो डायरेक्टली ही दे रही है। प्रेजिंग और एनकरेजिंग जो है आपका, ये भी इसी के अंतर्गत आना चाहिए वैसे, लेकिन फिर भी अगर हम डायरेक्ट बिहेवियर को इसे ना देखें, तो ये यहाँ पर आपका ए ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, रीजन आप ये ले सकते हैं कि ये टीचिंग से रिलेटेड नहीं है, ये टीचर का एक अदर एस्पेक्ट हो सकता है, जहां बच्चे को मोटिवेट करने के लिए या बच्चे को किसी तरीके से बढ़ावा देने के लिए आप प्रेजिंग करते हैं, एंकरेज करते हैं उनको। तो ये डायरेक्ट बिहेवियर ना होकर, डायरेक्ट टीचिंग वाला बिहेवियर ना होकर, आप एक अन्य तरह का बिहेवियर जो आप टीचर एज ए टीचर आप शो कर रहे हैं। फिर आप देखेंगे, क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर लर्निंग। लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने करी थी, ठीक है, उसी में से क्वेश्चन है। लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर, बिल्कुल है। लर्निंग इज पर्पसफुल एंड गोल ओरिएंटेड, बिल्कुल है। एवरी क्रिएचर लर्न्स, मैंने आपको बताया भी था, लर्निंग यूनिवर्सल होती है, हर जीव सीख सकता है। और फिर है, लर्निंग डज नॉट इंक्लूड द चेंजेस इन बिहेवियर और अकाउंट ऑफ मैच्योरेशन, फटीग, इलनेस और ड्रग्स। ठीक है, तो अगर आप इन सब चीजों की वजह से आप बीमार हैं, थके हुए हैं, उसकी वजह से आप कोई काम कर रहे हैं, तो वो आपका लर्निंग में इंक्लूड नहीं होता है, ये इसमें बताया गया है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर आपका 1, 2, 3 तो बिल्कुल ही सही है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी होना चाहिए। ठीक है, सी। क्वेश्चन 168, which of the following statement is not a characteristic feature of multisensory approach? It involves multisense in terms of method, technique and materials. It makes the teaching learning process more lively and interesting. It is not applicable to distance learning. None of the above. तो इस क्वेश्चन में ना यहाँ पर आपका पूछा गया है कि कौन सी मल्टी सेंसरी अप्रोच की करेक्टरिस्टिक नहीं है। तो देखिए, पहली तो है ऑब्वियसली मल्टी सेंसरी का मतलब यही होता है, मैथ अलग टाइप के मेथड टेक्निक्स यूज कर रहे हैं। सेकंड भी है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को लाइवली और इंटरेस्टिंग बना देती है। सी ऑप्शन यहाँ पर नहीं है सही, क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं कि ये डिस्टेंस लर्निंग पे एप्लीकेबल नहीं है, जबकि हम दूरस्थ शिक्षा में भी देखते हैं आपकी जो आपके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ऑडियो अगर आपको मिल जाए या फिर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें, उसके थ्रू भी तो आप सीखते हैं। तो आपकी मल्टी सेंसरी अप्रोच ही यहाँ पर यूज हो रही है, इसमें नॉट लिखा हुआ है, तो ये गलत है आपका। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन के लिए सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन 169, द ट्रेडिशनल अप्रोच क्लासिफाइज टीचिंग एड्स इनटू द फॉलोइंग: ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स, एक्टिविटी एड्स, ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स एंड एक्टिविटी एड्स और एक्टिविटी एड्स। तो देखिए, आपका ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स होता है, साथ में आपका एक्टिविटी एड्स भी जोड़ा गया है। ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये भी आपके सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन 170, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल वैसा ही आपका आ गया है जैसा आपका मॉक टेस्ट वगैरह में दिया गया था। विच टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इज डन इन द बिगिनिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टू फाइंड आउट द स्पेसिफिक वीकनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द इंडिविजुअल? डायग्नोस्टिक, समेटिव, फॉर्मेटिव, नन ऑफ द। तो ये आपका नैदानिक यानी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है। मॉक टेस्ट में भी कराया, आई थिंक मैराथन क्लास में भी करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, ये भी आपका सीधे-सीधे मैराथन क्लासेस से ही आ गया है। आप देखिए, वहाँ पर हमने लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो है उनको डिस्कस किया था, ठीक है? और ये क्वेश्चन मैंने कई बार मैराथन में करवाया है। अलग-अलग तरह की डिसेबिलिटीज़ जो है वहाँ पर डिस्कस करी थी। तो मैच करनी है आपको, रीडिंग डिसेबिलिटी आपकी डिस्लेक्सिया होती है, मैथमेटिकल डिस्कैल्कुलिया होती है और राइटिंग डिसेबिलिटी डिस्ग्राफिया होती है। तो ए के साथ आपका 3 है, तो आपका बी और सी ऑप्शन में से ही कोई होना चाहिए। फिर आपका बी के साथ 2 है, तो आपका यहाँ से बी ऑप्शन निकल के आ गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखेंगे,
हाउ द एक्विजिशन ऑफ कैपेसिटीज इन लैंग्वेज कम्युनिकेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग कैन बी इंश्योर्ड इन स्टूडेंट्स। ठीक है, तो भाषा संप्रेषण तार्किक तर्क की क्षमताओं का अधिग्रहण कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है? बाय मोर पार्टिसिपेशन, बाय क्वेश्चनिंग, बाय डिस्कसिंग, बाय गिविंग लेक्चर टू स्टूडेंट्स। तो ये तो आपका आएगा ही। आप कम्युनिकेशन कैसे बच्चों के अंदर बढ़ाएंगे? अगर बच्चों को पार्टिसिपेट करवाइए, क्वेश्चनिंग कीजिए, डिस्कस कीजिए। लेकिन सिर्फ बच्चों को लेक्चर देने से, व्याख्यान देने से चीजें, यहाँ पर रीजनिंग जो है, रीजनिंग या कम्युनिकेशन स्किल उनके डेवलप नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ लेक्चर में जो है बच्चे पैसिव लिसनर की तरह होते हैं। तो 1 2 3 आपका ऑप्शन सही होना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पर होगा आपका डी। नेक्स्ट पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 173। ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर असेसमेंट ऑफ लर्निंग? इट वाज फॉर्मेटिव इन नेचर, बिल्कुल नहीं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग मैंने आपको क्विक रिवीजन में भी बताया था, लास्ट में किया जाता है जब आपकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पूरी हो जाए और आप ये देखना चाहते हैं बच्चे ने कितना सीखा। तो फॉर्मेटिव तो ये नहीं है। इट हेल्प्स अ टीचर टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट, नहीं, ये भी आप फॉर्मेटिव में करते हो। इट इज समेटिव इन नेचर, यही आपका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। और इट हेल्प्स स्टूडेंट्स टू मॉनिटर देयर ओन परफॉर्मेंस, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। Question number 174. A teacher punishes a child by telling him to get out of the class. What type of teacher behavior will it be called? Silence or confusion, criticizing and justifying authority, directing, none of these. तो यहाँ पर देखिए, एक तो बच्चे को दंड दिया जा रहा है और साथ ही साथ बच्चे को क्लास से बाहर निकाला जा रहा है। तो ये मेरे हिसाब से आलोचना करना तथा अधिकार दिखाना है, क्रिटिसाइजिंग एंड जस्टिफाइंग अथॉरिटी होगा। Which of the following statements is not true in terms of remedial teaching? Remedial teaching is conducted in group. Remedial teaching is conducted individually. Learning difficulty of each student is different. None of these. अब इसमें देखिए ना, यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका, यहाँ मुझे कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि अधिकतर जगहों पे अगर आप देखेंगे ना, तो रेमेडियल टीचिंग ग्रुप्स में होती है, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए जाते हैं और उसमें होती है। जिनकी जो लर्निंग डिफिकल्टी है सेम हो, तो उनके छोटे ग्रुप्स बना दिए जाते हैं। मोस्टली यही होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअली नहीं दी जा सकती, तो रेमेडियल टीचिंग इंडिविजुअली भी दी जा सकती है। अगर इसको हम देखें, ठीक है, कि आपका इन दोनों में से ही, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है और ज्यादातर इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें इसी टाइप का आपका आंसर निकल के आ रहा होता है। जो एक दूसरे के विपरीत ऑप्शंस होते हैं उसी में से एक आंसर आपका सही आंसर होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हो सकता है बी ऑप्शन निकल के आए। बट अगर हम ये चेक करें कि रिमेडियल टीचिंग इंडिविजुअली भी दी जाती है, सी ऑप्शन भी करेक्ट है। लर्निंग डिफिकल्टी हर स्टूडेंट की डिफरेंट हो सकती है, तो यहाँ से डी ऑप्शन निकल के आता है। तो मैं यहाँ पर कुछ भी स्पेसिफिकली नहीं कह सकती, बट यहाँ पर बी ऑप्शन भी हो सकता है और डी ऑप्शन भी हो सकता है। ठीक है, फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 176 पर। ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड टू टीचिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो आपका शिक्षण तकनीकी के संबंध में कौन सा जो कथन है वो सही है? कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए जा सकते हैं टीचिंग टेक्नोलॉजी से, अफेक्टिव किए जा सकते हैं, साइकोमोटर किए जा सकते हैं, सभी किए जा सकते हैं। तो सभी तरह के ऑब्जेक्टिव्स जो है आपके इससे कवर किए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, एनईपी जिसने भी किया होगा, एनईपी मैंने बैच वालों को तो कराया ही था, और अगर आपके मॉक टेस्ट आपने किए हैं तो उसमें भी मैंने एनईपी के क्वेश्चन डाले थे, तो उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो एनईपी के अकॉर्डिंग जो है आपका न्यू स्ट्रक्चर क्या है? तो 5+3+3+4 है, ये मैं डायरेक्टली बता देती हूँ आपको। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन कम्युनिकेशन से है। द वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज कैरीड आउट इन द क्लासरूम आर क्लासिफाइड एज। ठीक है, तो अब इसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही इंक्लूड की गई हैं यहाँ पर। तो स्पीकिंग एंड लिसनिंग, बिल्कुल। राइटिंग एंड रीडिंग, ये भी वर्बल नॉन वर्बल दोनों तरह के कम्युनिकेशन में आ जाएगी। ओरल और रिटर्न भी आ जाएगी। कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी इन्वॉल्विंग नो लैंग्वेज, ये भी आ जाएगा क्योंकि ये आपका नॉन वर्बल में आएगा। तो ये आपके सभी होने चाहिए, तो ऑप्शन आपका यहाँ डी होना चाहिए। 179, What type of teaching learning material will support learning in an inclusive class? और ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही आ गया। इंक्लूसिव एजुकेशन आपको बताया था, मैंने सीधे सीधे वहां पे 2-3 ही पॉइंट्स बताए थे कि इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए क्या होने चाहिए, और उसमें मैंने साफ साफ आपको ये ऑप्शन दिया था, ओनली विजुअल, ओनली टेक्टाइल, ओनली ऑडिटरी और मल्टी सेंसरी। और मैंने आपको वहां पे बताया भी था कि मल्टी सेंसरी अप्रोच हम इंक्लूसिव क्लास में यूज करते हैं। टीचर शुड व्यू लर्नर्स एज recipients of knowledge, rote learners, active participants in learning, a good follower of teacher। ये भी मैंने आपको बताया था, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में वही प्रक्रिया सबसे अच्छी है जहां पर बच्चे जो हैं एक्टिवली वहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन लर्निंग आंसर आएगा। व्हाट इज करिकुलम? करिकुलम क्या है? It refers to overall goals, plans and practices that shape the experiences of student. It refers to the subjects being taught in the school. It refers to the teaching learning material. It refers to the textbooks and syllabus being taught in the school. तो सीधे सीधे यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या है? करिकुलम पूरा वाइड होता है, इसमें करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज सब इन्वॉल्व होती हैं। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। 182,
Teaching learning strategies need to be planned according to the diverse need of student, planned according to the emotional need of the student, planned according to educational needs of the student या planned according to social needs of the student. तो यहाँ पर सीधे सीधे डाइवर्स जो विविध प्रकार की आवश्यकताएं होती है बच्चों की उनके अकॉर्डिंग टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिसेस आपकी बनाई जानी चाहिए। ठीक है, तो ए ऑप्शन काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 183। Pratibha is a student of class 5. When her teacher takes an oral test, she is unable to give answer. She feels anxious when she talks, but she performs well in written tests. How will you assess Pratibha as a teacher? तो प्रतिभा जो है ओरल में आंसर नहीं दे पाती लेकिन रिटन में आंसर्स बहुत अच्छे से दे सकती है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए एज अ टीचर? शी डिड नॉट गिव एनी आंसर, तो शी शुड नॉट बी गिवन एनी मार्क्स। उससे आंसर नहीं दिया ओरल में तो उसे मार्क्स मत दीजिए। शुड कंप्लेन टू हर पेरेंट्स, शी शुड बी स्कोल्डेड फॉर नॉट आंसरिंग, या शी शुड बी एनकरेज टू गिव आंसर्स इन रिटर्न। पे जिसको जिस चीज में सुविधा आ रही है आप उसको उसी तरीके से एनकरेज करेंगे। तो अगर उसको रिटर्न आंसर्स देना ज्यादा कंफर्टेबल लगता है तो आप उसे उसी तरीके से उसी फॉर्म में आंसर देने के लिए एनकरेज करेंगे। Next here, Riya wants to test the GK of her class students. What type of questions will be objective and less time taking? तो ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट आपसे पूछा कौन सा इसमें? एमसीक्यू, प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन, असाइनमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ऐसे टाइप क्वेश्चन। अगेन अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, एमसीक्यू है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 185। Which of the following statement is correct in the context of constructivist classroom? Again constructivism पे आपका एक क्वेश्चन पूछ लिया है। Teacher is manager and organizer of the class. Teacher is controller of the class. Students are constructor of their knowledge and teacher is facilitator. It is teacher centric. तो ये मैंने आपको कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ाते वक्त बताया भी था। बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करेंगे और टीचर सिर्फ सुविधा दाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 186। Dinesh is a student of class 6. His teacher gave him an assignment. While doing his assignment, he recalled his early experiences and found that he has not included some things. On the basis of his experience, he further does self-study and improve his assignment and submit to his teacher. This type of assessment is. तो देखिए ये मैंने आपको बताया भी था असेसमेंट ऑफ लर्निंग, एज लर्निंग, फॉर लर्निंग में अगर आप खुद से ही पढ़ रहे हो और खुद ही से अपने आप को टेस्ट कर रहे हो तो ये क्या है? असेसमेंट एज लर्निंग। यहाँ पर स्टूडेंट खुद से असाइनमेंट बना रहा है और खुद ही रिकॉल कर रहा है कि मेरे पहले वाले असाइनमेंट में कुछ गलतियां थी उसको फिर से उसने इंप्रूव किया है। तो ये असेसमेंट एज लर्निंग है। ठीक है, फिर देखेंगे क्वेश्चन 187। व्हाट आर द 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग? ये भी बहुत बार मैंने ये क्वेश्चन आपको मैराथन क्लास में भी कराया, मॉक टेस्ट में भी दिया था। तो लेवल्स तो आपको पता होने चाहिए। तो 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या है आपके? मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। बी ऑप्शन होगा। 188, which of the following is not a broad aim of education? Develop thought and autonomy, health and well-being, preparing TLM, cultural participation। तो ये आपके कौन सा जो है शिक्षा के व्यापक लक्ष्य में से नहीं है। तो व्यापक लक्ष्य में से प्रिपेयरिंग टीएलएम, ठीक है, ये आपका लक्ष्य नहीं होता शिक्षित करने का। ठीक है, सब इसमें आएंगे। 189, एक्टिविटी एंड प्ले बेस्ड मेथड्स। ये भी क्वेश्चन कराया हुआ है अलग तरीके से कि प्ले वे मेथड होता क्या है। Provide a variety of experiences to the little children and facilitate the acquisition of knowledge, skills, and attitudes, establishing stimulating environment for creating experiences, develop self-confidence and understanding through work and play, all of the above। तो यहाँ पर सभी बातें जो है आपकी एक्टिविटी, गतिविधि और जो खेल आधारित शिक्षण है उसके लिए सही बैठ रही हैं। यहाँ आप अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हो बच्चों के लिए, बच्चों के जो है नॉलेज और स्किल बच्चे खुद से अटेन कर पाए इसके लिए आप एक्सपीरियंसेस अच्छे प्रोवाइड करते हो, बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करते हो, उनकी अंडरस्टैंडिंग खेल के द्वारा बढ़ाते हो। तो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 190। What would you say as a teacher to the students if they come late to school on a rainy day? You would not say anything. You would find out the reason of being late. You would punish them for being late. You would make them take an oath not to come late in future। और इस तरह की प्रॉब्लम्स में भी मैंने कई बार आपको डिस्कस करवाया है कि कभी भी बच्चे के साथ कोई परेशानी आ रही है, डिसिप्लिन की प्रॉब्लम दिखा रहा है, बच्चा होमवर्क करके नहीं ला रहा, लेट आ रहा है, तो इस केस में आप रीजन फाइंड करोगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 191। Successful implementation of inclusive education, which of the following factors are important? Preparedness of teacher, infrastructure, availability of resources, strict evaluation system। तो देखिए आप समावेशी शिक्षा की जब बात करते हैं तो यहाँ पे आप हर तरह के बच्चे को आपको क्या करना है? इंक्लूड करना है। तो उसके लिए टीचर प्रिपेयर्ड होने चाहिए बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना अच्छी होनी चाहिए। अगर बच्चे आपके पास मान लीजिए क्रिपल्ड बच्चा है तो उसके लिए बैठने की व्यवस्था वगैरह सही होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए, रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। लेकिन कठोर आपके पास आकलन प्रणाली होनी चाहिए, ये इसके लिए जरूरी नहीं है। तो 1 2 3 आपके ऑप्शन सही होने चाहिए। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी। 192। अब ये क्वेश्चन जो है ना आपका, ये मोटिवेशन की एक थ्योरी से आया है, मैस्लो की एक थ्योरी है
जिसमें उन्होंने जो ह्यूमन नीड्स हैं उनको एक हायरार्की में लगाया है, ठीक है? अब अभी तक आपके क्वेश्चन कुछ इस तरह नहीं आते थे, इसी मायने में मैंने कहा था कि आपका जो पेपर इस बार का था थोड़ा-सा डिफरेंट था, थोड़ा टेक्निकल चीज़ें उन्होंने इस बार ज़रूर इंक्लूड की थी। तो अभी तक ये इस तरह का क्वेश्चन नहीं देखा गया था थ्योरी बेस्ड। लेकिन देखिए, इन्होंने पूछा है कि ये जो नीड्स दी गई हैं, इनका प्रॉपर एक सीक्वेंस क्या है? तो देखिए मैस्लो की थ्योरी में भी सबसे पहले हम फिजिकल नीड्स की बात करते हैं। फिजिकल नीड्स मतलब जिसके बिना हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है? इनके बिना हमारा सर्वाइवल पॉसिबल नहीं, सबसे पहले यही होती है। इसके बाद हमें सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आज हमारे पास खाने के लिए खाना है, कल नहीं है। तो ये सब चीज़ें सिक्योर होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए। फिर आपका नीड ऑफ बिलॉन्गिंगनेस आती है। एक बार हमारी ये आपकी आवश्यकताएँ पूरी हो जाए ना, तो आप तीसरी आवश्यकता पे बढ़ते हो। अब हमें फ्रेंड्स चाहिए, रिलेटिव्स चाहिए, ठीक है? प्रेम संबंध वगैरह ये सारे चाहिए होते हैं। इनके बिना भी हम जी नहीं पाते, सोशली हम रह नहीं पाते। और फिर अब जब ये चीज़ें हमारी अचीव हो जाती है तो हमें फोर्थ पे चाहिए होती है एस्टीम नीड्स। अब हमें समाज में प्रतिष्ठा चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए और ये भी जब पूरी हो जाती है तो हमें फिर फाइनली क्या चाहिए होता है? हमें सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन मतलब हम अपने आप को जानना चाहते हैं, हम अपने आत्म संतुष्टि जो हमें चाहिए ना, हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन खुद को समझने की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका इसी तरीके से जिस लाइन में ये लिखे गए हैं ना, उसी तरीके से ये हायरार्की है। मतलब ये नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती है। सबसे नीचे फिजिकल नीड्स आती हैं, फिर सेफ्टी नीड्स आती हैं, फिर बिलॉन्गिंगनेस नीड, फिर एस्टीम नीड्स और उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो 1, 2, 3, 4, 5 आपका यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो पूछ लिया आपसे, तो ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो है आपका 2016 का, इसके अकॉर्डिंग आपकी कितनी टाइप की डिसेबिलिटीज होती हैं? तो आपकी 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज होती हैं। इन एनईपी 2020 से एक क्वेश्चन पूछा गया है, किस टाइप का प्रोग्रेस कार्ड जो है स्टूडेंट्स के लिए रिकमेंड किया गया है? 360 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री हैप्पी, 360 डिग्री हैप्पी प्रोग्रेस कार्ड। तो ये आपका कौन सा है? 360 डिग्री समग्र प्रगति कार्ड, जिसमें बच्चे की ओवरऑल जितनी भी एस्पेक्ट्स हैं सबके बारे में ब्यौरा दिया जाएगा। ठीक है, इस पे चलेंगे। The capacities and values that should be inculcated in students are। तो बच्चों के अंदर हमें किस तरीके की जो है वह क्षमताएं और मूल्यों को विकसित करना चाहिए? साइंटिफिक टेम्परामेंट बिल्कुल, क्रिटिकल थिंकिंग बिल्कुल करनी चाहिए, क्रिएटिविटी करनी चाहिए, रोट मेमोरी की आदत उनके अंदर हमें डेवलप नहीं करनी है। तो यहाँ पे आपका 1, 2, 4 आपका ऑप्शन यहाँ पर सही है। 1, 2, 4 आपका आ रहा है ए में, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। Question number 196. Which of the following teaching technique give an opportunity to relate the thoughts and concept presented in the class with the real world? तो यहाँ पर आपको मेथड्स दे दिए गए हैं और आपसे पूछ लिया गया है कौन सा जो आपका टीचिंग मेथड है वो आपको जो आपका यथार्थ वास्तविक जगत है उसके साथ संबंध जोड़ने में जो है आपको हेल्प करता है। तो ये फील्ड ट्रिप्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 197। ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन इज। तो आप अगर शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान कर रहे हैं तो उसका क्या उद्देश्य होता है? टू प्रमोट न्यू प्रिंसिपल्स? नहीं, ये आप साइंस वगैरह के फील्ड में ज्यादा करते हो जहाँ पे आप कोई नए सिद्धांत जो है वो स्थापित करते हो। इसके अलावा डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट्स, यहाँ भी आप कुछ नहीं कर रहे हो। आप कोई नई खोज या नए तथ्य नहीं खोज रहे हो। लेकिन हाँ, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? नवीन प्रयोग कर रहे हो। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हो, कैसे आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कुछ इंप्रूवमेंट ला सकते हो, कुछ नयापन ला सकते हो। ये इसका जो है प्रोसेस होता है। हमने एक टॉपिक किया था एक्शन रिसर्च, कहीं न कहीं ये उसी से रिलेटेड है, ठीक है? एक्शन रिसर्च ही जो है मेनली शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा की जाती है। तो ये आपका सी ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग जो है करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 198। संदीप इज़ अ न्यूली अपॉइंटेड टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल। आफ्टर टीचिंग ईच चैप्टर इन द क्लास व्हाट शुड ही डू? तो चैप्टर पढ़ाने के बाद उसे क्या करना चाहिए? प्रोसीड टू टीच द नेक्स्ट टॉपिक। फर्स्ट इंश्योर दैट ऑल द स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। टेक अ टेस्ट एट द एंड ऑफ द एंटायर कोर्स। आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम 1 or 2 स्टूडेंट्स एंड देन स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। तो अगर आपने एक बार एक चैप्टर पढ़ा दिया तो अब आपको क्या करना है? ये इंश्योर करना है कि सभी स्टूडेंट्स को वो चैप्टर समझ में आ गया है। Siddha, a teacher of class 8, was teaching English in her class. She observed that most of the students of her class were not taking interest in studies. She reflected and realized that the cause of disinterest among students is use of lecture method. What she should do in order to make her teaching effective? Change her teaching style, use multi-dimensional approach. Students should be asked to read one by one and give feedback. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। मेरे हिसाब से ये आपका ऑप्शन होना चाहिए 1 एंड 2। ठीक है, स्टूडेंट्स को आप रीड करने के लिए और इसके बाद आप फीडबैक दें, ये नहीं आएगा। यहाँ पर हमने इस तरीके का क्वेश्चन कर रखा है। यहाँ पर हमने कहा था कि अगर टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे जो है उस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं,
या फिर बच्चे उबाऊ महसूस कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें अपनी टीचिंग स्टाइल को चेंज करना चाहिए। ठीक है? तो ये आपका ऑप्शन तो आएगा ही फर्स्ट ऑप्शन, बाकी सेकंड भी आना चाहिए, जहाँ मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होती है, वहाँ बच्चे जो हैं ज़्यादा अटेंटिव हो जाते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है एनसीएफएससी से, अकॉर्डिंग टू एनसीएफएससी 2023 द मीनिंग ऑफ पंचकोशा इज। तो ये पंचकोश का जो आपका कॉन्सेप्ट है, ये आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन में आपका लिया गया है। अकॉर्डिंग देखिए पंचकोश आपके क्या है, हमारे बॉडी की ना, हमारे यहाँ पर 5 लेयर्स होती हैं और शिक्षा के द्वारा हमें पांचों लेयर्स का विकास करना है। ठीक है? फिजिकल लेयर, वाइटल लेयर, मेंटल और इमोशनल लेयर, इंटेलेक्चुअल लेयर और फिर एक इनर सेल्फ, ठीक है, अंतरात्मा। तो ये 5 जो कोश हैं, 5 जो लेयर्स हैं, ये कॉन्सेप्ट लिया गया है आपका इसमें कि हमें इन सभी का विकास करना है। तो ये है आपकी 5 मेंटल एबिलिटीज, 5 स्पिरिचुअल एबिलिटी, 5 फोल्ड डेवलपमेंट, 5 पाथ ऑफ लाइफ। तो ये आपका सी ऑप्शन होना चाहिए, 5 फोल्ड डेवलपमेंट, पंचमुखी विकास। तो ये आपके हमने 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन के। अब क्वेश्चंस में जहां मुझे कंफ्यूजन थी वो मैंने आपको बता दिया है, और उसके लिए हम ऑफिशियल आंसर की का वेट करेंगे कि वहां पर कौन सा आंसर सही माना जाता है। मैंने कोशिश की है कि मैं सभी जो आपके क्वेश्चंस हैं उनके प्रॉपर आंसर्स दे पाऊं। आई होप आज की वीडियो आपको यूजफुल लगी हो। थैंक यू सो मच।